ठीक है, ध्यान से देखिए। एसी थ्रू कैपेसिटर सर्किट। एसी थ्रू कैपेसिटर सर्किट। अगर सर्किट में आपका कैपेसिटर सिर्फ अटैच है तो क्या होगा? तो जिस तरह आपने इंडक्टर में देखा, तो यहाँ पर भी देखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज रिलेशन क्या होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्यों? हर जगह काम आएगा, पावर में भी काम आएगा। ठीक है, आगे सी आर, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे आप, सी आर, एल आर, एल सी आर, तो वहां भी काम है। तो ये आपने एसी दिया, एसी मतलब क्या? आपने ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो यहाँ से करंट जाएगा। अभी आपका सिर्फ कैपेसिटर है, जिस तरह आपने रेजिस्टर पढ़ा तो वहां सेम फेज, इंडक्टर पढ़ा वहां पाई बाई टू का डिफरेंस आया था। तो कैपेसिटर में कहानी क्या होगा? तो आपने दिया क्या? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने वोल्टेज कितना दिया? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका वोल्टेज है। तो कोई भी, जब आप वैरिंग वोल्टेज दिए तो कैपेसिटर का काम क्या है? कि चार्ज को स्टोर करना। चार्ज को स्टोर करना, तो कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चार्ज कितना स्टोर हुआ? तो आपको पता है क्या? जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, तो वो क्या होगा? ई इज इक्वल टू व्हाट? क्यू अपॉन सी। क्योंकि आपको पता है क्या? क्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी वी। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी वी। तो सी इंटू वोल्टेज, यहाँ पर बैटरी नहीं है, यहाँ पर ई है। ठीक है, क्या है? ई। तो कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा? तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी ई। ई मतलब क्या? ई नॉट और साइन ओमेगा टी। ठीक है, सी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा चार्ज है स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और हमको निकालना क्या कि आपने जब वोल्टेज इतना दिया तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा ड्यू टू स्टोर्ड चार्ज, तो करंट का और वोल्टेज का रिलेशन हमको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे हम? तो करंट कैसे आएगा? जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आएगा? तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी। और ये क्या होगा? सी ई नॉट और ये साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करें तो ये डी क्यू अपॉन डी टी उस समय का स्टोर्ड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो गया? करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, जो हमें फाइंड करना है। अब देखिए, सी मतलब क्या? जिस तरह आर होता है सर्किट में, एक बार जो लोड रजिस्टर लग गया उसका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उस तरह यहाँ जो कैपेसिटर का जो फिक्स वैल्यू है, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, जो भी है, तो आपका चार्ज भला ही कितना भी स्टोर करे, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? जो कैपेसिटर का वैल्यू है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बाहर। टी नॉट भी क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बाहर जाएगा। क्या होगा? बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव तो क्या होगा? कॉस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट क्या? ओमेगा है। जिस तरह पिछले बार इंटीग्रेशन में हम डिवाइड किए थे, यहाँ पर ओमेगा क्या आपका? यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन क्या आएगा? तो ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अब देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट 1/ओमेगा सी करके लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब 1/ओमेगा सी यहाँ पर जाएगा तो ये सेम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये आपको कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे? साइन 90। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं निकालना है, माइनस थीटा। तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी,
साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा। क्योंकि साइन 90 में और 270 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ओमेगा टी। ये चेंज हो गया। तो आप यहाँ प्लस में इक्वेशन है तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है या पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी है, तो आप लिखते हैं। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन, आई इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट, और इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं एक्स टी। जिस तरह कल आपने जाना था क्या, एक्स एल। एक्स एल मतलब क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या आएगा, पाई बाय 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, तो याद रखना हमेशा कि आई इज इक्वल टू, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आई नॉट, और ये मेरा क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या, अच्छा आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट, जो भी वोल्टेज का पीक वैल्यू है, अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो याद रखना आपको ये वैल्यू, जहाँ जो एक्सी का वैल्यू होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब क्या, 1 अपॉन 2 पाई एफ और सी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, एक्सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम। तो रिएक्टेंस मतलब क्या, यूनिट क्या होगा, ओम। जिस तरह आपका रेजिस्टेंस है, जिस तरह आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू भी क्या आएगा, ओम आएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपने वोल्टेज लगाया था साइन ओमेगा टी, आपने वोल्टेज लगाया था साइन ओमेगा टी के टर्म में, और यहां पर जो करंट आया वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो गया। क्या हो गया, प्लस पाई बाय 2। तो प्लस पाई बाय 2 मतलब क्या, यहाँ करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, तो अगर हम ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। ठीक है, यहाँ पर फेजर डायग्राम क्या आएगा, जिधर मेरा करंट है, ठीक है, और वोल्टेज रहेगी, तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है और ये मेरा थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी। अगर ये मेरा वोल्टेज है तो वोल्टेज नीचे है और यहाँ करंट लीड कर रहा है बाय द फेज एंगल, बाय द फेज एंगल पाई इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय 2। तो करंट यहाँ पर लीड कर रहा है प्लस पाई बाय 2, और यहाँ वोल्टेज क्या लैग कर रहा है। आपको हमेशा याद रखना है कि करंट आपका लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो ये फेजर डायग्राम, क्या ये फेजर डायग्राम, एग्जाम में पूछता है फेजर डायग्राम। अब इसका वेवफॉर्म बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वोल्टेज पीछे रहेगा पाई बाय 2 से और करंट आगे। इंडक्टर में क्या था, करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू जल्दी अटेन कर रहा था, आगे था, और करंट पीछे था। वोल्टेज आपका इन द इंडक्टर, वोल्टेज क्या होता है, वीएल लीड करता है, तो वोल्टेज आगे था और करंट पीछे था।
पर यहाँ पर क्या आपका करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, क्यों? क्योंकि आप डिवाइड हो रहा है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसमें एक्सी क्या हो रहा है, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होना मतलब क्या, जो वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। वैल्यू क्या आएगा आपका, कम आएगा। ठीक है, तो इसका अगर वेव फॉर्म बनाना चाहेंगे तो वेव फॉर्म इस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईएमएफ, ईएमएफ का डायग्राम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा ईएमएफ है। ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी। और थीटा क्या होगा, टाइम के टर्म में भी वैरी होगा, साइन ओमेगा टी। टाइम के टर्म में एंगल भी क्या होगा, चेंज। और टाइम के टर्म में यहाँ पर थीटा भी क्या होगा, चेंज। तो ये अगर मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा π/2 है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया। तो आपने साइनसॉइडल फंक्शन लगाया है वोल्टेज, यहाँ मेरा क्या है, पाई है। ये मेरा कितना होगा, तो 3π/2। और ये कितना वैल्यू होगा, तो 2π। एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो करंट क्या होगा, देखिए जब आपका वोल्टेज 0 है तो करंट क्या होगा, और ये जो पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ये ज्यादा होगा। इसको हम बोल रहे हैं क्या, ई नॉट। क्या बोल रहे हैं, ई नॉट, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पर करंट मेरा π/2 से आगे है। π/2 से आगे मतलब क्या, जब मेरा वोल्टेज का वैल्यू 0 है तो करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू को टच किया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू को टच किया हुआ है यहाँ पर। ये मेरा करंट का ग्राफ है। फिर जब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, 0, तो ये फिर मैक्सिमम जाएगा, मतलब π/2 से आगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो पीक वैल्यू है, ठीक है, ये क्या, आई नॉट है। आई नॉट का वैल्यू थोड़ा कम होगा, क्यों, ई नॉट अपॉन एक्सी। जो भी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसमें जो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर एक्सी का वैल्यू 10 है, मान लीजिए ई नॉट का जो वैल्यू यहाँ पर 10 है, ई नॉट का वैल्यू 10 है, और जो भी आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है 2 आ रहा है, तो 10/2 क्या आएगा, 5। तो 5 मतलब क्या, ई नॉट से कम है, तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा वो कम आएगा। तो ये इसका वेव फॉर्म है। तो जब वोल्टेज 0 है तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू π/2 से आगे है। जब वोल्टेज आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो करंट मैक्सिमम को टच करने के बाद ये 0 हो गया। फिर जब जहां जहां पर वोल्टेज 0 हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, -I0। ठीक है, ये क्या है, -I0। और ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है आपका, E0। ठीक है, मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म। और ये इसका फेजर डायग्राम, क्या है, ये फेजर डायग्राम। तो ये था आपका एसी थ्रू कैपेसिटर से। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं आपको। बिल्कुल नोट करके याद रखना है। क्या, तो नोट करके पहला पॉइंट आपको जानना है ये। आपने देखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस में, क्या देखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस में,
एक्सएल का वैल्यू क्या, ओमेगा एल। तो एक्सएल का वैल्यू क्या था, ओमेगा एल। तो जब ओमेगा एल होगा तो डीसी सर्किट के लिए हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, डीसी सर्किट के लिए। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था आपका, एक्सएल इज इक्वल टू आया था ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब क्या, 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी कहां पर होता है, सिर्फ अल्टरनेटिंग में, वैरिंग में। जब डीसी होगा, डीसी मतलब क्या, बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जहां पर नंबर ऑफ साइकिल होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो डीसी मतलब क्या, कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बार बार जो एम्पलीट्यूड है कम है, तो फिर सैचुरेशन के बाद वो डिक्रीज करेगा। तो वहां रिपीटिशन नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T, मतलब क्या, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो यहाँ कहीं भी डीसी में रिपीटिशन नहीं होगा। तो जब हम डीसी सर्किट लगाएंगे, डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ एक्सएल का वैल्यू क्या आएगा, 0 × एल, मतलब क्या है, जीरो। तो आपको याद रखना है क्या, कि जब भी डीसी सर्किट है तो ये सिर्फ वायर की तरह बिहेव करेगा। क्या बात करेगा, ऑफर एंड इजी पाथ, मतलब सिर्फ एक वायर की तरह बिहेव करेगा, बस एक वायर, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है, एन इंडक्टर, ठीक है, ऑफर्स एन इजी पाथ इन डीसी। एन इंडक्टर ऑफर्स एन इजी पाथ इन डीसी। बस शॉर्ट सर्किट रहेगा, विदाउट नो रेजिस्टेंस, विदाउट एनी। और जब भी आपका एसी रहेगा तो यहाँ पे रिएक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इन एसी। ठीक है, तो जब भी अगर आप एसी देंगे, वहां फ्रीक्वेंसी है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। पर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब क्या, एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो बिल्कुल एक बस शॉर्ट सर्किट वायर होगा, जहां से करंट पास करेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, और जहां भी आपका एसी है, मतलब क्या, ये करंट को थोड़ा अपोज करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस। उस तरह कैपेसिटेंस का देखिए, कैपेसिटेंस में भी आपने पढ़ा क्या, कि एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी। अरे भैया, तो ओमेगा फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी मतलब क्या, 1/2 पाई एफ सी। तो अगर हम डीसी सर्किट दे रहे हैं, तो डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो। डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। जब फ्रीक्वेंसी मेरा जीरो है डीसी सर्किट के लिए, तो यहां जब वैल्यू पुट करें तो 1/0, मतलब 1/ समथिंग, समथिंग अपॉन जीरो, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो एक्सी का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट, डीसी के लिए। ठीक है, डीसी के लिए वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट। एक्सी का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, 1/0। तो 1/0 मतलब क्या, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब क्या, जब भी डीसी है तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्व एज अ ब्लॉक फॉर डीसी। ठीक है, ओपन सर्किट, तो कुछ भी पास नहीं करेगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट फॉर डीसी, ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक।
और जहां भी आपका फ्रीक्वेंसी होगा तो 1/फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ऑफर्स एन इजी पाथ, ऑफर्स एन इजी पाथ टू एसी। और डीसी में क्या होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, वहां पर सिर्फ वायर की तरफ बिहेव होगा। वायर मतलब क्या, विदाउट नो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा सर्किट, पर यहाँ तो ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब कि उस पूरे आर्म में करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। उस पूरे आर्म में करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल टॉपिक कि एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर। अब आपको पढ़ना कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या, जब दो एक साथ हों। ठीक है, आपको पढ़ना एसी, एसी थ्रू एलआर सर्किट, एसी थ्रू एलआर सर्किट। अगर आपका एलआर सर्किट है कंबाइंड में तो क्या होगा, तो यहाँ पर इंडक्टर है और यहाँ पर क्या, रेजिस्टर। ये मेरा एल और ये मेरा आर है, दोनों क्या है, सीरीज में। यही आपका सिलेबस है, सीरीज में, पैरेलल नहीं। तो जब एल और आर को सीरीज में लगाएंगे और यहाँ पर मेरा एसी, अब यहाँ कॉमन करंट जाएगा। आइए, सीरीज में करंट क्या होगा, सेम। तो यहाँ कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा वी एल, और यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा वी आर। ठीक है, जो भी वैल्यू है एल का उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज का कंजम्पशन करेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है आर का उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। अब यहाँ पर हमको सब पता है कि एल के अक्रॉस कहानी क्या होगा, करंट और वोल्टेज के बीच। आर के अक्रॉस कहानी क्या होगा, तो अब आपको यहाँ फेजर डायग्राम से डेरिवेशन करना है। फेजर डायग्राम मतलब कि अब यहाँ पर आपको फेजर डायग्राम बनाना है कि पहले सीरीज में करंट क्या होता है, कॉमन। करंट क्या होगा, कॉमन। तो जिधर सीरीज में करंट है तो वी आर का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। और वीएल क्या होता है, लीड करता। तो यहाँ पे एक नेट वैल्यू आएगा, तो बोलेंगे P। थोड़ा समझिए, ध्यान से समझिए हमने क्या बनाया है इसके लिए। सबसे पहले आपका सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। तो करंट के रिस्पेक्ट में आपका वी आर, थोड़ा पीछे पलट कर देखिए, आपको हम बताएं कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो सेम फेज में होगा। ठीक है, ये आपको पता है कि वी आर और आई, अगर आपका रेजिस्टर सर्किट है, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाए थे हम, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में, नो फेज डिफरेंस। कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, फेज एंगल नहीं होता। जिधर करंट उधर वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। पर जिधर करंट, चूंकि एक ही करंट है, एक ही करंट के रिस्पेक्ट में फेजर डायग्राम बनाना है, तो जिधर करंट है तो वीएल क्या होता है, लीड करता है। अब देखिए इंडक्टर में जो वोल्टेज है लीड कर रहा है, और इंडक्टर में करंट क्या आपका, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो माइनस पाई बाय टू मतलब क्या, करंट पाई बाय टू से पीछे है और वोल्टेज आपका आगे। तो दोनों के बीच का ये एंगल भी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ फेजर है। फेजर मतलब क्या, एक तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस पता है, फेज एंगल पता है, उसको बोलते हैं फेजर। तो वी आर तो मेरा करंट के क्रॉस है, पर जो वी एल है मेरा 90 डिग्री से आगे है। तो 90 डिग्री से किससे आगे, आई से। आई मतलब क्या, जिधर आई उधर वी आर है। तो वी आर और वी एल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो इसी ई का जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो दो जगह ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी। तो नेट कितना आएगा, ये नेट है, इसको बोल रहे हैं नेट। और इसका कुछ एंगल ले लीजिए नेट वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये हम बोल रहे हैं फाई। ई का वैल्यू कैसे निकलेगा, ई इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, टू वी आर वी एल कॉस पाई बाई टू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या था, 0। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। पाई बाई टू से वोल्टेज आगे, पाई बाई टू से करंट पीछे, जिधर करंट उधर वी आर। तो वी आर और वी एल क्या है, पाई बाई टू एंगल पर। यहाँ से क्या आएगा आपका आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे वी आर का वैल्यू क्या है, एन टू आर। इस तरह वी एल आई स्क्वायर और एक्सएल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर क्या आएगा, आई, और क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से करंट इन एलआर सर्किट का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, मतलब क्या, ओमेगा एल का स्क्वायर। और इसको एक नया नाम देते हैं हम लोग। जैसे आपने सिर्फ रेजिस्टर पढ़ा तो वहां रेजिस्टेंस आया, इंडक्टर पढ़ा तो एक्सएल आया जिसको बोल रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर पढ़ा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया। और यहाँ दो का कॉम्बिनेशन है और दोनों रेजिस्टेंस है। एल भी आपको पता है ओम, एक्सएल है इसका यूनिट पता है ओम, और आर का भी यूनिट क्या ओम। तो इसका एक नया नाम है ई अपॉन, जिस तरह आई इज इक्वल टू किसी भी सर्किट में क्या होगा ई अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो ये पूरा रेजिस्टेंस को हम एक नया नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, tan फाई का वैल्यू क्या होगा, tan फाई का वैल्यू निकालना चाहेंगे। tan फाई मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सामने का परपेंडिकुलर क्या है आपका, वी एल, अपॉन बेस क्या, वी आर। तो वी एल मतलब क्या, आई एक्सएल। ठीक है, आई आई कैंसल हुआ तो यहाँ क्या आएगा, वी आर मतलब क्या, आई इंटू एक्सएल। वी आर मतलब क्या, आई इंटू आर। आई आई गया तो क्या आएगा, एक्सएल अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन, फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन। अब देखिए थोड़ा सा ये समझिए, वीएल यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ सर्किट में दोनों वैल्यू, ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 0 से 90, 0 से 90। अगर वी आर का वैल्यू ज्यादा है तो जो नेट ईएमएफ होगा वो ज्यादा यहाँ ड्रॉप होगा। अगर वीएल का वैल्यू ज्यादा है तो नेट वैल्यू यहाँ ड्रॉप होगा। तो ये जो वेक्टर है, मतलब जो नेट वैल्यू है कहाँ से कहाँ वैरी होगा, 0 से पाई बाई टू। तो जो फाई का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वैरी करता है, तो फाई इज 0 से बड़ा बट लेस देन पाई बाई टू, इक्वल भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर होगा, नहीं। तो वो तो फिर तो एसी थ्रू इंडक्टर हो गया, पर यहाँ रेजिस्टर भी तो है। तो यहाँ जो पाई का वैल्यू है, tan फाई का वैल्यू, वो 0 से पाई बाई टू। क्या होता है, 0 से पाई बाई टू। फिर से ये टाइम खत्म हो रहा है, फिर से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पर, फिर से वीडियो बनाकर समझा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको आया था कि यहाँ पर मान लीजिए दो एग्जांपल समझिए कि अगर आपका दो वेक्टर है, ये 10 न्यूटन का है और एक फोर्स का जो वैल्यू है वो 1 न्यूटन का है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट का क्या है, रिजल्टेंट का जो नेट रिजल्टेंट है, क्योंकि टू डायमेंशनली, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 1 न्यूटन, एक क्या लग रहा है 10 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अक्रॉस द 10 न्यूटन। अक्रॉस द 10 न्यूटन, जो ज्यादा फोर्स है उधर रिजल्टेंट का वैल्यू होगा। अगर ये वैल्यू 10 न्यूटन का है और एक फोर्स इधर लग रहा है, एक वेक्टर ये 2 न्यूटन का, तो जो भी नेट रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अभी वीएल और वीआर था,
ठीक है, ये मेरा VL है और ये मेरा VR है, और इनका जो नेट वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ वैरी करेगा। तो जो E का वैल्यू है वो वैरी कहाँ से कहाँ होगा। तो अगर ये मेरा क्या था VR, इधर करंट उधर वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, और करंट के रिस्पेक्ट में VL क्या हो रहा था, लीड कर रहा था π/2 से। तो अगर सर्किट में मान लीजिए इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो नेट वैल्यू है E, जो पूरा का पूरा वोल्टेज जो आपने लगाया, देखिए मेरा L है और ये R है, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है साइनसोइडल E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने जब वोल्टेज लगाया E, तो अगर आपका L का वैल्यू ज्यादा है और R का वैल्यू कम है, तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप कहाँ पर होगा, VL के क्रॉस, मतलब जो नेट EMF है वो π/2 तरफ जाएगा, R का वैल्यू कम है। उस तरह अगर ये R है और ये मेरा VL है, VL का वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ पर जो नेट E है इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स VL। उस तरह अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा, मान लीजिए 100 हो और इसका वैल्यू कम है, 1 हेनरी, 2 हेनरी, 3 हेनरी, तो जो नेट E का वैल्यू होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द VR, टुवर्ड्स द VR। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, जो E का एंगल हो कहां से कहां वैरी होगा, तो 0 से लेकर π/2 तक, और इक्वल नहीं होगा। क्यों, तो कुछ ना कुछ वैल्यू है सर्किट में, दोनों वैल्यू है। अगर सिर्फ L का वैल्यू 0 हो, R का वैल्यू, तो पूरा का पूरा ड्रॉप कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। तो वो तो बन गया आपका AC थ्रू रेजिस्टर सर्किट, और आपको पता भी है जिधर करंट उधर क्या है, VR होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर होगा। उस तरह अगर यहाँ पर R का वैल्यू 0 है और L का वैल्यू ज्यादा है, तो वो हो गया AC थ्रू इंडक्टर सर्किट। तो करंट के रिस्पेक्ट में ये VR हट जाएगा, VL यहाँ पर आएगा। तो ऐसे भी आपको पता है कि VL क्या होता है, करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किट में दोनों लगा हुआ है, भला ही आपका वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, दोनों लगा हुआ है। तो यहाँ जो फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा और π/2 से कम। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वैरी करता रहेगा। ठीक है, VL का वैल्यू ज्यादा तो ये वेक्टर इधर जाएगा, VR का वैल्यू ज्यादा, ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, तो ये E का वैल्यू क्या होगा, इधर आएगा। तो ये कहाँ से वैरी करेगा, तो 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो इसलिए ये आपका, उस तरह अगर आपका टॉपिक है, ठीक है, AC थ्रू CR सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक डाल दीजिए आप क्या, जिस तरह आपने पढ़ा LR, तो अगर आपका AC थ्रू CR सर्किट क्या होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सीरीज। ठीक है, तो ये मेरा C है और ये मेरा क्या है, रेजिस्टर R, और यहाँ पर आपने वोल्टेज लगाया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज E, और ये क्या आपका इन सीरीज, तो क्या आपके सिलेबस में ही सीरीज का है। ठीक है, AC थ्रू CR सर्किट, तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लगाया विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ करंट जाएगा, विचार वर्ड कॉमन I, कॉमन रहेगा फॉर बोथ द कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, दोनों सीरीज में, दोनों क्या है आपका सीरीज में। तो आपको पता है क्या, पहले फेजर डायग्राम बनाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ चुके हैं, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू इंडक्टर। तो आपको पता है फेज डिफरेंस क्या हुआ करंट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको करंट क्या लगाया है, CR के क्रॉस, तो यहाँ करंट क्या है, कॉमन रहेगा फॉर बोथ द केसेस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। अब यहाँ फेजर जब डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्या है, कॉमन करंट है। और आपको पता है क्या, जिधर करंट है उधर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर।
और VC क्या होता है, लैग करता है। समझिए यहाँ पर, ठीक है। C और R कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में है, तो पहले आपको करंट दिया कॉमन, तो आपको पता है जिधर करंट उधर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, ये आपको पता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होता है, सीरीज में। अब जिधर, क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो होता है, जिधर करंट उधर भी आर, पर करंट के रिस्पेक्ट में जो VC है, आपने जो डेरिवेशन किया, करंट लीड करता है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, लैग करता है बाय द एंगल पाई बाय। तो करंट के रिस्पेक्ट में VC क्या होता है, लैग, माइनस पाई बाय 2 से नीचे होता है, और करंट लीड करता है बाय द फेज एंगल पाई बाय 2। तो जिधर करंट उधर VR, तो VR और VC के बीच का एंगल क्या होगा, पाई बाय 2। तो अगर हम नेट निकालेंगे, नेट वोल्टेज, क्योंकि इसी वोल्टेज का दो जगह ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर VC भी हो रहा है और यहाँ VR भी हो रहा है। तो नेट निकालना मतलब क्या है, दो फेजर का, दो वेक्टर का नेट फॉर्मूला क्या होगा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2V1 V2 cos 90 पाई बाय 2। क्योंकि VC और I के बीच का एंगल पाई बाय 2 है, तो जिधर I उधर VR, तो VC और VR के बीच का एंगल क्या है, पाई बाय 2। तो अगर हम नेट E का निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो नेट E मतलब क्या, रूट ऑफ क्या होगा, VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, तो VC मतलब आपको पता है क्या, I XC, और VR मतलब क्या, तो I इंटू आर का स्क्वायर, I इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आई स्क्वायर, यहाँ से भी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर से बाहर क्या आएगा, आई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, आई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो रूट में क्या बचेगा, XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर से रूट से बाहर क्या आएगा, आई, और यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, आई इज इक्वल टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उस तरह आर मतलब क्या, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ दोनों टर्म ऐड है, तो यहाँ एक नया नाम आएगा, क्योंकि आप इसको, इस पूरे टर्म को कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नहीं बोल सकते, और उस तरह से आप रेजिस्टेंस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दो, भलाई ओम है, इसका भी यूनिट क्या ओम, और इसका भी यूनिट क्या ओम, तो ये दो डिफरेंट टर्म का एडेड है, तो इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इन CR सर्किट, इम्पिडेंस इन CR सर्किट, ठीक है। तो यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC, XC का वैल्यू आपको पता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C, तो ये निकल गया। अब देखिए, अगर आपको निकालना वोल्टेज का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू करंट, क्योंकि आपको मेन करंट के रिस्पेक्ट में देखना सारा, कि करंट के रिस्पेक्ट में VR क्या है, तो सेम है, करंट के रिस्पेक्ट में VC क्या है, तो पाई बाय 2 से लैग करता है। तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल, उसको हम बोले फाई, जो भी फेज एंगल फाई है। तो यहाँ से tan फाई का वैल्यू क्या आएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, VC के बराबर, और अपॉन बेस, तो बेस किसके बराबर है, VR के बराबर। तो VC मतलब क्या, IXC, और VR मतलब क्या, IR। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, tan फाई इज इक्वल टू, XC का वैल्यू आपको पता है क्या, ठीक है, या फाई इज इक्वल टू जो एंगल है, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R। तो XC मतलब क्या, 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C R, ठीक है।
1/ωc/r, याद रखना है। अच्छा, यहाँ फाई कहाँ से वैरी होगा, सेम कंसेप्ट। अगर वी आर का वैल्यू ज्यादा है तो जो नेट वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप होगा, ज्यादा से ज्यादा कहाँ ड्रॉप होगा, ये इसका वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, तो टुवर्ड्स वी आर। अगर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है और कैपेसिटेंस का वैल्यू कम है तो यहाँ ड्रॉप किधर होगा आपका, वी आर के क्रॉस। जो नेट वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा, नियर बाय वी आर। अगर आपका वीसी का वैल्यू ज्यादा है, वी आर का वैल्यू कम, तो जो नेट वेक्टर है, जो नेट ई है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स वीसी। ठीक है, और आप जीरो नहीं मान सकते। अगर आप आर जीरो मान लिए तो वो तो फिर आपका बन गया एसी थ्रू कैपेसिटर सर्किट। तो आपको पता ही यहाँ पर वीसी आएगा, मतलब पूरा का पूरा जो ई है वो किधर आएगा, वीसी की तरफ। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो वोल्टेज है ड्रॉप होगा अक्रॉस द कैपेसिटर जब रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो जब पूरा का पूरा वोल्टेज का ड्रॉप होगा अक्रॉस द कैपेसिटर तो आपको पता है उसको हम बोलते हैं एसी थ्रू सी सर्किट, कैपेसिटर सर्किट। और यहाँ वीसी क्या होता है, 90 डिग्री से लैग करता है, करंट लीड करता है। अगर आपका इसका वैल्यू जीरो हो कैपेसिटेंस का और पूरा का पूरा वोल्टेज का ड्रॉप हो अक्रॉस द रेजिस्टर, तो फिर तो वो मेरा बन जाएगा एसी थ्रू रेजिस्टर सर्किट। ये जो मेरा पूरा ई है कहाँ पर जाएगा, वी आर के क्रॉस, आई के क्रॉस। जो पूरा पूरा का पूरा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप होगा, अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आपको पता है करंट और पूरा का वोल्टेज पूरा जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर, उसके बीच का फेज एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। पर यहाँ पर आपका सी आर मतलब क्या, इसका भी कुछ वैल्यू और इसका भी कुछ वैल्यू है। तो जब वैल्यू होगा मतलब क्या, जो ई का वैल्यू यहाँ इन दोनों के बीच वैरी करेगा। जब वी आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये जो वेक्टर है इधर आएगा, अगर इसका वैल्यू ज्यादा आएगा तो ये वेक्टर इधर आएगा। यहाँ पर एंगल क्या होगा, तो एंगल का वैल्यू जो फाई का वैल्यू क्या होगा, -π/2 से बड़ा और लेस देन 0 डिग्री। इक्वल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू आपका जीरो नहीं हो रहा है। अगर कुछ वैल्यू जीरो होता है तो फिर ये इक्वल होता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है, भला इसका ज्यादा इसका कम, इसका ज्यादा इसका कम। तो जो tan फाई मतलब जो रिजल्टेंट ई का रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप का जो वैल्यू आएगा वो -π/2 से लेकर 0 तक आएगा।